ये जजमेंट दिया था, इन्होंने हेरा फेरी करके, इन्होंने मतलब कौन, इंदिरा गांधी ने हेरा फेरी करके जो है वो इलेक्शन जीता है, और उसको पलटने के लिए 39वां संशोधन तुरंत आया पार्लियामेंट में और कहा गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन लोगों के चुनाव को, चुनावी प्रक्रिया को कोई भी इंसान, कोई भी जनता भारत की चैलेंज नहीं कर सकती है। तानाशाह किसको कहते हैं? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये नारा देने वाले तानाशाह हैं। भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान से अलग हुआ, और जिन्ना के खिलाफ आप नहीं लिख सकते हैं अखबार में, ये केस चला था, नेहरू बनाम ऑर्गेनाइजर। ये देश जो आज मुख्तार अंसारी के मरने पे उसके बेटे के पेरोल के लिए इंडी समस्त गठबंधन और उनके समर्थक हो हल्ला मचाए हुए हैं, इसको ये तानाशाह कह रहे। आमतौर पर देश के चुनावों में बड़े बड़े विषयों पर बातचीत होती है, लेकिन भारत एक अनूठा लोकतंत्र बनता जा रहा है जहां मुख्य विपक्षी पार्टी सिर्फ एक आरोप लगा रही है कि केंद्र की तत्कालीन सरकार यानी कि मोदी सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, देश में डिक्टेटरशिप आ गई है, विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनको जेल में डाला जा रहा है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। लेफ्ट को सपोर्ट करने वाले या विपक्ष को सपोर्ट करने वाले जितने इन्फ्लुएंसर हैं वो भी इसी मुद्दे को एग्जैजरेट करने में लगे हुए हैं। ऐसे में बड़ा विषय ये है कि क्या ये मुद्दा ज़मीन पर कारगर भी है या नहीं। 10 साल नरेंद्र मोदी के सरकार में रहने के बावजूद भी क्या सिर्फ एक इस मुद्दे पर देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का चुनाव लड़ा जा सकता है? इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट स्वाति जी हैं। कैसे देखते हैं मैडम इस पूरे प्रकरण को कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का चुनाव हो रहा है और चुनाव का मुद्दा क्या? हिटलरशाही, तानाशाही, डिक्टेटरशिप, अलग अलग टर्म, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ यही हो रहे हैं। सबसे बड़ा हास्यास्पद बात जो है वो ये है कि तानाशाह को क्या आप उसके मुंह पे दोबारा तानाशाह कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। हिटलर को क्या कहा जा सकता था आप हिटलर हो, तानाशाह हो, और वो आपको जिंदा रहने देता दोबारा आप हिटलर को तानाशाह बोलने के लिए? तो ये कैसी तानाशाही है मोदी जी की जो रोज गाली खा रहे हैं, कुल खानदान की गाली खा रहे हैं, पार्टी की गाली खा रहे हैं, तभी भी इन लोगों को उठा करके जेल में बंद नहीं कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ये कौन सी तानाशाही है? तानाशाही की परिभाषा जो है विशेष रूप से राहुल गांधी और तमाम जो इंडी गठबंधन के अभी घटक दल हैं वो भूल रहे हैं। तानाशाही ये थी जब इंदिरा गांधी ने भारत के लोकतंत्र पे सबसे बड़ा काला धब्बा लगाया, आपातकाल लगाया। लालू यादव की बेटी मीसा भारती आगे बढ़ करके कह रही हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए तो नरेंद्र मोदी को और तमाम बीजेपी के नेताओं को जेल में डाल देंगे। उनसे एक सवाल है, उनके नाम का अर्थ क्या है? मिसा नाम उनका कैसे पड़ा? ये अपने पिताजी से जा करके पूछ लें कि उनका नाम मिसा क्यों पड़ा, और उस समय वो कांग्रेस के पक्ष में थे कि विपक्ष में थे, और किसके विरोध में उनका नाम मिसा दिया, तो उनको समझ में आ जाएगा। ये लोग सत्ता के लोभी लोग हैं, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और सत्ता क्यों चाहिए? लूटने के लिए चाहिए। बहुत दिनों से इनका सोर्स ऑफ इनकम बंद है ना, भ्रष्टाचार तो हो नहीं रहा है, और ना ही ये मुख्य रूप से जो है वो केंद्रीय सत्ता में है। लगभग हर राज्यों से भी निकले ही गए हैं। 2-4 राज्यों को अगर देखा जाए, कोई एक पार्टी, विपक्षी पार्टी कोई एक पार्टी अगर राज्य में है, तो ऐसे गिने चुने 2-4 ही प्रदेश बचे हुए हैं भारत के पास। तो इनका सोर्स ऑफ इनकम भ्रष्टाचार वो तो छिन गया, बस इसलिए बौखलाए हुए हैं, और इसीलिए मोदी तानाशाह है। बस आप तानाशाह की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन? मीडिया। आपातकाल के समय क्या हुआ था? ये जो हमारे राज्यपाल थे महाराष्ट्र के कोश्यारी जी, उनके यहाँ 5 जाने की कॉपियां मिली थी और इसलिए उनको पकड़ करके गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। ये तानाशाह नहीं था क्या? ये घोषित क्या? ये तो कहते हैं ना कि जिसको किया हुआ तानाशाही, ये तो वो था। ऐसे तमाम नेता जिनके पास ऑर्गेनाइजर्स और 5 जने जो सत्ता के लिए, सत्ता से सवाल पूछती थी, ऐसे अखबार, ऐसे पत्रिकाएं, इनकी कॉपियां सिर्फ रखने के लिए लोग गिरफ्तार होते, छापने की बात तो अलग ही है। फिर नेहरू जी ने भी क्या किया था ऑर्गेनाइजर के लिए? ये भी जब देश आज़ाद हुआ था, एक इनका भी केस है ऑर्गेनाइजर पत्रिका को लेकर के, जो इन्होंने कहा था भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान से अलग हुआ, और जिन्ना के खिलाफ आप नहीं लिख सकते हैं अखबार में। ये केस चला था, नेहरू बनाम ऑर्गेनाइजर।
तो ये तो वो लोग हैं, इनके खून में तो ये है, ये क्या बात करते हैं। आज आप बहुत फ्री हैं। ये पूरा का पूरा प्रकरण जब दिखाया जाता है, लोगों को समझाया जाता है, तो कांग्रेस के कई नेता तो इमरजेंसी पे अपनी गलती को एक्सेप्ट कर चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि ऐसा दौर दोबारा नहीं आना चाहिए। जैसे गैर कांग्रेसी जितने भी लोग इंडिया घटक के पार्ट हैं, उन्हीं की बात अगर कर ली जाए कि देश के अंदर आपातकाल जैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए जो नरेंद्र मोदी लाना चाह रहे हैं। राजनाथ सिंह जी का एक बयान बहुत अभी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपातकाल के समय उनकी माताजी बीमार थी, ब्रेन हैमरेज था, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो गई और इन्हें पेरोल पे नहीं छोड़ा गया। इनको इस बात की परमिशन नहीं दी गई कि अपनी माँ के अंतिम दर्शन कर सके या अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। आप ज़रा सोच करके देखिए, ये देश जो आज मुख्तार अंसारी के मरने पे उसके बेटे के पेरोल के लिए इंडी समस्त गठबंधन और उनके समर्थक हो हल्ला मचाए हुए हैं, इसको ये तानाशाह कह रहे। एक सजा याफ्ता मुजरिम जिसकी नेचुरल डेथ होती है, उसके लिए ये लोग इतनी आवाज़ उठाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी जिनकी डेथ हुई, जिनके परिवार ने जब उनकी बॉडी भारत में आई, उनकी पत्नी चिल्लाते चिल्लाते रोते रोते थक गई थी कि उनके हाथ नाखून सब नीले पड़े हैं, इन्हें जहर दे के मारा गया है, इनका पोस्टमार्टम ना कराओ। पोस्टमार्टम तो करा करके कम से कम हमें जो हकीकत है वो तो बताओ। जिस कांग्रेस ने पोस्टमार्टम पीएम तक का नहीं करवाया, वो आज कह रहे हैं कि तानाशाह है, इससे मिलने नहीं दिया जा रहा है, वो पेरोल हो रहा है। और राजनाथ सिंह जी की बात, आपातकाल की बात, 39वां संशोधन आपको पता है इंदिरा गांधी ने संविधान में क्यों किया था और क्या किया था? रायबरेली से जब वो लगभग 1 लाख के जीत के अंतर पर जीती थी और उनके इस जीत को कोर्ट में चैलेंज किया गया था, हाई कोर्ट ने ये जो है वो जजमेंट दिया था कि इन्होंने हेरा फेरी करके, इन्होंने मतलब कौन, इंदिरा गांधी ने हेरा फेरी करके जो है वो इलेक्शन जीता है। और उसको जो है पलटने के लिए 39वां संशोधन तुरंत आया पार्लियामेंट में और कहा गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इन लोगों के चुनाव को, चुनावी प्रक्रिया को कोई भी इंसान, कोई भी नागरिक, कोई भी जनता भारत की चैलेंज नहीं कर सकती है। तानाशाह किसको कहते हैं? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये नारा देने वाले तानाशाह हैं। अघोषित तानाशाह क्या होता है? इनको तो जो है ना मिर्ची सिर्फ इसी बात की है कि भारत जो है वो 5वां जो है सबसे बड़ा इकोनॉमिक बेसिस पे कंट्री बना हुआ है। तीसरे की संभावना निकट भविष्य में है, 7-8 सालों में है। बस इनको ये लग रहा है कि हमने इतने साल तक जो नहीं किया, ये सरकार आकर के 10 साल में कैसे कर गई। तो इनकी तकलीफ सिर्फ इसी बात की है। और जनता जो है वो जो आम जनता है, जिसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये मूलभूत बुनियादी सुविधाएं जिनके जीवन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो जान रही हैं कि नरेंद्र मोदी उनके लिए क्या कर रहा है। उनके लिए घर बना करके दे रहा है, उनके लिए उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात इज्जत घर, जो हर घर, गांव के हर घर की सबसे बड़ी ज़रूरत थी, शौचालय, वो बनवाने तक की सोच अगर किसी लीडर में भारत की अब तक नहीं थी, तो मैं और क्या ही कहूँ कि नरेंद्र मोदी को किस स्क्रैच से शुरू करके आज भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था तक पहुँचाने में जो भी उन्होंने अपना दमखम लगाया है। आपने जो तर्क दिया उसका जवाब देते हैं कि तानाशाही की तरफ है, कंप्लीट डिक्टेटरशिप नहीं आ गई है, लेकिन आंशिक डिक्टेटरशिप लगा चुके हैं। और अब की जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, उसके पीछे भी तर्क यही है कि भैया संविधान बदल देना है, तानाशाही लागू करनी है। 42वां संशोधन ला करके जिस इंदिरा गांधी ने संविधान के मूल प्रस्तावना को बदल दिया, अंबेडकर, नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के संविधान को बदल दिया, वो लोग बात कर रहे हैं कि 400 पार होगा तो भाजपा संविधान बदलेगी। आपने किसी देश के लिए कभी भी सुना है कि उसका जो मूल प्रस्तावना है, जो संविधान की आत्मा है, उसको बदल करके समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को घुसा करके तुष्टीकरण की राजनीति की गई है? जिन लोगों ने ये सारे चेंजेस लाए 42वां संशोधन ला करके, वो लोग आज बात कर रहे हैं कि 400 पार आएगा तो मोदी ये कर देगा, वो कर देगा।
400 पार हर पार्टी, राजनीतिक पार्टी है भाजपा, और इसको 400 पार क्यों चाहिए? हर पार्टी अब इनकी तरह नहीं है ना, ये इनका लक्ष्य बड़ा है, इन्होंने अपना लक्ष्य बड़ा रखा है, ये 400 पार का नारा दे रहे हैं डेफिनेटली। और संविधान, ये जो जिसके मन में जो होता है ना वो वही सोचता है। इनके मन में है संविधान बदल देंगे, अपने हिसाब से कर लेंगे, क्योंकि ये यही करते आ रहे हैं कांग्रेसी। हमारे नरेंद्र मोदी के मन में क्या है? इकोनॉमिक सोशल रिफॉर्म लाने की बात है, जिसके लिए इन्हें जितनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी एमपी के रूप में, वो उनको चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? तो वो लेके आएंगे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल के, ईडी सीबीआई का डर दिखा के। ये बात भी तो विपक्ष बार बार पूछता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कहाँ करवा रहे हैं? एक जो नई राष्ट्रीय पार्टी बनी है उसके मुखिया को आपने जेल में डाल दिया है, तमाम नेताओं के घरों पर ईडी सीबीआई की रेड पहुँच जाती है, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल से वो लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे नरेंद्र मोदी खतरा क्रिएट कर रहे हैं। ईडी सीबीआई के सपने में आता है क्या कि आज केजरीवाल को डालना है, आज के कविता को डालना है, हेमंत सोरेन को डालना है? और इन सब के ऊपर न्यायालय बैठा हुआ है ना। न्यायालय ने क्या कहा? अभी जब इनकी गिरफ्तारी को, केजरीवाल की गिरफ्तारी को केजरीवाल ने चैलेंज किया कोर्ट में, हाई कोर्ट ने क्या कहा? पूरी तरह प्रथम दृष्टया अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता दिखती है मुख्य आरोपी के रूप में। वो अगर इतने ही पाक साफ हैं तो 9 समन को, जब 9 समन जारी किए गए थे, एक भी समन पे वो क्यों नहीं पहुंचे? आपने तो उकसाया है ईडी को गिरफ्तार करने के लिए। वो तो चाहते थे, अरविंद केजरीवाल चाहते थे खुद को शहीद दिखाना, शहीद आजम भगत सिंह की तरह दिखाना, वो तो चाहते थे। इसलिए तो वो समन पे पूछताछ के लिए पहुंच नहीं रहे थे। और जब आपके न्यायालय, ईडी सीबीआई, केंद्र सरकार, अरविंद केजरीवाल, सबसे ऊपर कौन? न्यायालय, न्यायपालिका, हमारा संविधान, जब उसने यह मुहर लगा दिया कि गिरफ्तारी बिल्कुल सही है, तो क्या ये लोग माफ़ी मांगेंगे? और मैं आपको पते की बात बताती हूँ, उनको ईडी से डर क्यों लगता है। 10 साल के रिकॉर्ड में इस एनडीए के गवर्नमेंट में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए की उगाही की है ईडी ने। 352 करोड़ याद है ना, झारखंड एक जगह से निकला था। इनको मिर्ची इसी बात पे लग रही है कि भैया हमने तो जो काला धन भ्रष्टाचार कर करके जहां समेटा था, उन सारे चीज़ों को तो ये लूट के ले जा रहे हैं। यही 10 साल यूपीए के शासन में 5000 करोड़ के करीब में सिर्फ उगाही थी ईडी की। आपको आश्चर्य होगा, ईडी रेड डालती थी, यूपीए में भी डालती थी, क्या नहीं? गिरेबान पकड़ा जाता था। लेकिन आपको बहुत आश्चर्य होगा, आपकी जनता को बहुत आश्चर्य होगा, कन्विक्शन रेट 0% था। कैन यू बिलीव इट कि 10 साल से आपने छापे मारे, आपने जितनी भी उगाही की, जितने भी केसेस बने, क्या कन्विक्टेड एक भी व्यक्ति नहीं था? और ये कन्विक्शन रेट करंट गवर्नमेंट में 33% के करीब में है। तो इनको इसलिए डर है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और ये वही कर रहे हैं। और इनकी विचारधारा है, भैया खा तो रहा ही हूँ, खाने दो, जब तुम्हारा टर्न आएगा तो तुम खा लेना, मेरा टर्न आएगा तो मुझे खाने दो। ये इनकी पॉलिसी है, जिस पे वार है ईडी सीबीआई का, इसलिए इनको मिर्ची लग रही है। इसे अघोषित आपातकाल का नाम दिया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि देखिए मनीष सिसोदिया की जो वाइफ हैं वो बीमार है। क्या हो गया? घोषणा की जा रही है, सारे सोशल मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की जा रही है कि अघोषित है। क्या मतलब, क्या बात करते हैं ये लोग। और क्या आपने कहा, कौन बीमार है? मनीष सिसोदिया की वाइफ बीमार हैं। क्या हो गया? तो उसके बाद बीमार हैं, उनको मिलने के लिए भी ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिलती हैं। अच्छा। हाँ। सोनिया गांधी की तरह बीमार हैं क्या? हाँ। मैं अगर बीमार हूँ तो मैं अपने घर में खाना नहीं बनाऊंगी, लेकिन शॉपिंग करने चल दूंगी। सोनिया गांधी बीमार हैं, लोकसभा नहीं जाएंगी, राज्यसभा जरूर जाएंगी। तो ये लोग उसी कैटेगरी के बीमार पड़ते हैं। और अगर सिसोदिया जी की पत्नी इतनी ही बीमार थी या बीमार है, हो सकता है, बीमारी पे कोई वो नहीं है, बीमार हो सकती हैं वो, तो अगर वो जेल के बाहर होते तो क्या वो रोज लेकर के वो स्वयं उनको हॉस्पिटल दौड़ रहे होते? जब जरूरत है तो क्यों नहीं पेरोल मिलेगा? और बेल कौन नहीं दे
दे रहा। सबसे बड़ी बात ये बेल को लेकर के ये इतना हो हंगामा मचा रखे हैं, कौन नहीं दे रहा है? मैं नहीं दे रही हूँ कि नरेंद्र मोदी नहीं दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहा? न्यायालय नहीं दे रहा। संजय सिंह को बेल देता है तो न्यायालय वाह जी वाह, और जब मनीष सिसोदिया को बेल नहीं देता है, केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराता है, तो न्यायालय में लोग जो है वो बिके हुए हैं। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू ये नहीं चलेगा। जनता जागी हुई है,